वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। हम लोग 4 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे आज। यहाँ पर दिया हुआ है देपसांग मैदानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा, देपसांग मैदानों के बारे में क्यों बात हो रही है, क्योंकि अभी देपसांग में ही जो है वर्तमान समय में चाइनीज़ सेनाएं देपसांग में आके खड़ी हुई हैं, तो इसलिए देपसांग चर्चे में है। तो जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए ऐसे है, अगर आप समझ रहे हैं भारत है ना, तो ये जो यहाँ से रेखा ऐसे गुजर रही है, इसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जा रहा है। ठीक, इसी देखिए ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल रेखा गुजर रही है, यहीं पर बीच में क्या है, देपसांग मैदान है। ठीक है, देपसांग मैदान से होकर के ये गुजरती है। इसके इधर वाले भाग को, यानी कि पूर्वी वाले भाग को अक्साई चीन कहा जाता है, पश्चिमी वाले भाग को जो है ये वाला भाग लद्दाख कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिमी भाग लद्दाख भारत के कंट्रोल में है, पूर्वी भाग जो है इससे देपसांग मैदानों के पूर्वी भाग में अक्साई चीन है। अक्साई चीन मतलब सफ़ेद मरुस्थल, सफ़ेद मतलब यहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, इसलिए सफ़ेद। ठीक है, मरुस्थल समझ पा रहे हैं आप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो LAC गुजर रही है, यहीं पर एक डिप है। डिप आप समझिए कि ऐसे अगर गुजर रहा हो तो ये ऐसे गुजर रहा हो, ऐसे तो ये डिप है, ऐसे इसे डिप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिप है 2013 में, इस डिप पर चाइना ने अपना एक अस्थायी शिविर बना लिया था 2013 में। तब उस समय डिप्लोमेटिक बातचीत हुई थी, तो फिर चाइना वहाँ से हट गया था। वर्तमान में वो उसी चीज़ को फिर से क्लेम कर रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पर सेनाएं उसकी तैनात है। तो ये है बेसिकली। तो अब यहाँ आप देखिए, बोलता है देपसांग मैदान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह मैदान भारतीय और चीनी नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करती है। सही है। दूसरा बोलता है भारत लद्दाख के हिस्से के रूप में मैदानी इलाके के पश्चिमी भाग को नियंत्रित करता है, यानी इसके पश्चिम के भाग को लद्दाख के रूप में भारत नियंत्रित करता है, और पूर्व के भाग को अक्साई चीन के रूप में चाइना नियंत्रित करता है। अक्साई चीन का हिस्सा है जिसे चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखें तो C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोहाला पनबिजली परियोजना जो हाल ही में खबरों में है, देखी गई कहाँ स्थित है। ध्यान देंगे, कोहाला अगर इसको आप समझ पा रहे हो तो ये चाइना और पाकिस्तान, आप समझिए बात। यहाँ पर ऐसे देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया जाए कि अगर ये आपका भारत देश है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है इधर, यहाँ पर है ना। अगर आप यहाँ समझ पाए बात, तो ये अरब सागर है। ठीक, पाकिस्तान को अगर कोई सामान चाहिए होता है, या यूं कहें अगर इस पूरे एशिया के इस भाग में अगर चाइना अपना माल पहुंचाना चाहता है या अपना पहुंच बरकरार रखना चाहता है, तो चाइना को ये माल साउथ चाइना सी से ले करके ये इधर से आना पड़ता है ना, मलक्का या सुंडा से होते हुए, ये हिंद महासागर से होते हुए तब यहाँ लेकर के आता है। तो सोच रहे हैं आप कितना लंबा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ही, या यहाँ के जितने देश हैं उनको कनेक्ट करने के लिए चाइना ने एक रूट बनाने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया गया है CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाक आर्थिक गलियारा। तो वो यहाँ से होकर के, चाइना के सिंजियांग प्रांत से होकर के वो चलते हुए ये देखिए इस रास्ते से होकर यहाँ तक ग्वादर पोर्ट तक आएगा। चाइना के सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर, जो ये इसका बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह तक आएगा। ठीक है, अब ग्वादर बंदरगाह तक आ गया, तब फिर अरब सागर पर भी जो है चाइना कंट्रोल हो जाएगा।
एक तरह से ये समझे आप, तब फिर यहाँ श्रीलंका से बंदरगाह इन लोगों ने ले ही लिया है पहले से ही। इधर से यहाँ आकर के जो है अगर ये लोग बना लेते हैं, यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जा रहे हैं, अगर बिना एशियन इसमें आए हुए, बिना हिंद महासागर में आए हुए यहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो फिर इनका माल इधर से निकल जाएगा, चाहे जहाँ पूरी दुनिया में। ठीक, तो एक तरह से ये पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा और इसके व्यापार को पूरे इधर के देशों में फैला देगा अच्छे से। ठीक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, चाइना और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण ये गलियारा है। ठीक है, जो ये देखिए यहाँ से होके जा रहा है, ये भारत के क्षेत्र से होके गुजर रहा है, और ये भारत का वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अंडर में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो गिलगित और बल्तिस्तान है। ठीक, तो ये गिलगित बल्तिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस क्षेत्र से होकर के जा रहा है। तो ये जो CPEC है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें रेल रास्ता भी जोड़ा जाएगा, सड़क रास्ता भी जोड़ा जाएगा, पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल, समझ रहे हैं, नेटवर्क मतलब बिल्ड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक फैलाया जाएगा। तो बड़ा ही जबरदस्त कनेक्टिविटी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत को समस्या काफ़ी होगी, फिर भारत को अपना ये वाला क्षेत्र वापस ले पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो भारत लगातार इस पर विरोध दर्ज करता रहा है। जब चाइना ने इसको प्रपोज किया था, या अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि चीन की कंपनी है थ्री ग्रोर सेज, चीन की कंपनी है, और यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अधिकारी और PPIB, ये जो यहाँ का प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो है वो पाकिस्तान का, ये तीनों मिलकर के एक एग्रीमेंट किए हैं कि यहाँ झेलम नदी के ऊपर एक विद्युत परियोजना बनाई जाए जो लगभग 1124 मेगावाट की हो, लगभग 5 बिलियन यूनिट हर साल पाकिस्तानियों को जो है सस्ते रेट में उपलब्ध कराया जा सके। क्लियर। तो ये जो यहाँ पर परियोजना बनाने की सोची गई है झेलम नदी पर, उसे ही कोहाला जल परियोजना कहेंगे। ठीक, तो कहाँ पर ये बन रहा है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बन रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है। क्लियर है, समझ पाए हैं आप। CPEC के तहत केवल रेल नहीं है, केवल सड़क नहीं है, रेल भी है, सड़क भी है, पाइपलाइन भी है और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी है। ये 4 चीज़ों से CPEC के द्वारा, कहाँ से? चाइना के सिंजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जो है जोड़ेगा इसको। क्लियर। तो भारत ने आपत्ति दर्ज की है, इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए आपके इम्तहान के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। भारत को अगर कोई समस्या नहीं होती तो फिर ये आपके इम्तहान के दृष्टिकोण से कतई इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप समझें, न तो केरल होगा, न MP होगा, न UP होगा। D फॉर डॉग। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रेटिंग से संबंधित सवाल है, और ये जो रेटिंग अभी मूडीज द्वारा जारी की गई है वो भारत के पक्ष में नहीं है। ये बहुत बड़ा समस्या है एक तरह से। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको समझेंगे। आप समझिए, जैसे आप इम्तहान देते हो तो आपको ग्रेड मिलता है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ऐसे मिलता है ना। वैसे यहाँ पर दुनिया में 3-4 बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक है क्रिसिल, और ये आपका मूडीज एक है। ठीक, ये लोग क्या करते हैं कि
कंपनियों के स्टॉक मार्केट की रेटिंग करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनियों की रेटिंग करते हैं, साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि देशों की क्रेडिट की रेटिंग करते हैं। कौन सा देश किस स्तर पर इकोनॉमी में है उसकी रेटिंग करते हैं ये, और वो रेटिंग कई चीज़ों पर आधारित होता है कि कैसी स्थिति है उस देश में निवेश करने लायक, क्या क्या वहाँ पर जो है कोई तनाव तो नहीं है, या जो वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं यानी कि जो वित्तीय सुधार हो रहे हैं वो कैसे हैं, या जो कानून बन रहा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कायदे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कई चीज़ों को ध्यान में रख करके ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेट करती हैं दुनिया के हर देशों को। क्लियर है? तो भारत इसके पहले की रेटिंग भारत की Baa2 थी, है ना। अब Baa2 से इसे गिरा करके एक और रेटिंग गिरा दिया, Baa3 कर दिया, जो कि सबसे निम्नतम रेटिंग है। बात सोचिए कि भारत की स्थिति सबसे निम्नतम रेटिंग पर पहुंच गई है अकॉर्डिंग टू मूडीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी निवेश करता है आपके देश में तो वो इन रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग देखता है। जैसे आप जब ऑनलाइन कोई कपड़ा खरीदते हो तो आप रेटिंग देखते हो कि भाई इस दुकानदार की रेटिंग कैसी है ना। तो वैसे ही कोई भी आदमी जब भारत में निवेश करेगा तो भारत की रेटिंग को देखता है ना। तो यहां पर भी वही है, मूडीज ने जो रेटिंग की है वो भारत की सबसे निचले पायदान पर कर दी है। जो निचले पायदान में जो लोग होते हैं जितने देश, उनमें लाके कर दिया है भारत को। उसमें बताया कि 2017 से इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है भारत का, यानी कि जो वित्तीय सुधार है वो कमजोर है, 2017 के बाद से कमजोर हो गया है। आगे बताया कि 2017 के बाद से आर्थिक विकास पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया भारत सरकार की ओर से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना, आपको लगे कि मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मूडीज की रेटिंग है, आई हुई है, ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। नहीं तो बोलोगे कि ये जो है एंटी नेशनलिस्ट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आगे बोलता है कि मूडीज ने अगला जो रेटिंग में मतलब बात कही कि क्यों उसने Ba2 से Ba3 कर दिया, क्योंकि सेंटर और स्टेट का जो राजकोष है उसकी स्थिति और खराब हो गई, है ना। फिर उसके बाद बोलता है कि वित्तीय क्षेत्र में, भारत के वित्तीय क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए भारत की रेटिंग को Baa2 से हटा करके Baa3 कर दिया जा रहा है। अब Baa3 कर देने पर भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा? बड़ा असर पड़ेगा, है ना। मुझे ये जो पर्सनली व्हाट आई फील कि हमारी मोदी सरकार जो है वो एक फ्रंट पर कमजोर साबित हो रही है। मतलब पहले कार्यकाल में नहीं थी, लेकिन इस दूसरे कार्यकाल में इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक क्षेत्र में काफी कमजोर साबित हो रही है। उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति सही नहीं है ना। कोरोना वायरस एक कारण हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है Baa2 से Baa3 में नहीं आया है भारत। ठीक है, तो पूरी दुनिया में कोरोना है, ध्यान देंगे मेरी बात। अब इससे नुकसान क्या होगा? भारत की जो संप्रभुता का रैंक है वो घट गया जब, तो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड जोखिम भरा होगा। उस बॉन्ड को कोई खरीदेगा नहीं, और जब उस बॉन्ड को कोई नहीं खरीदेगा तो भारत सरकार को अगर धन इकट्ठा करना हो तो धन नहीं इकट्ठा कर पाएगी। साथ साथ में अगर भारत देश की रेटिंग खराब हो रही है तो भारत देश की जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों की भी रेटिंग, उन सारी कंपनियों के जो बॉन्ड जारी करेंगे कंपनी वाले, उस बॉन्ड को भी खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस देश का क्रेडिट कमजोर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट मिलता है भारत कहीं पर जो है जब
भारत अपना पैसा जुटाना चाहता है, बॉन्ड जारी करता है, या कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है, बॉन्ड जारी करती है, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस रेटिंग का निकल करके आएगा आगे सालों में। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। और यहां पर देखिए पहला बोल रहा है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत सरकार की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारी करता रेटिंग को BAA2 से BAA3 में डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है, डाउनग्रेड का मतलब है नकारात्मक कर दिया है। नकारात्मक का मतलब है कि अगली साल आगे फिर से नकारात्मक रह सकता है, यह भी है इसका मतलब। दूसरा बोलता है नवीनतम डाउनग्रेड से भारत का रेटिंग का निम्नतम निवेश ग्रेड हो गया है, यह भी सही है। दोनों सही होने के कारण यहां पर C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में समाचारों में देखा गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, GEP, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस है क्या? इसे देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो सभी देशों की रेटिंग करती हैं। ठीक, वैसे ही साल भर में 2 बार ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति पर होता है, किसी एक देश के बारे में नहीं होता है। पूरे देश में आर्थिक, पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में रहता है। यानी कि GEP एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, जिसे जारी करता वर्ल्ड बैंक है। ठीक, तो अभी जून महीने में यानी पिछले दिनों जारी किया गया है। इसमें इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लगभग 60 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 60 मिलियन मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो बोलता है लगभग 60 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी की हालत में पहुंच सकते हैं, उससे भी अधिक हो सकता है, अत्यधिक गरीबी हालत में पहुंच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भूखमरी के कगार पर पूरी दुनिया में इतने लोग लगभग खड़े रहे। समझ पा रहे हैं बात आप? आगे बोला कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो इमर्जिंग मार्केट, यानी जो मार्केट उभरता हुआ था उसको, और जो डेवलपिंग इकोनॉमी थी, यानी वो अर्थव्यवस्था जो विकासशील थी, विकसित नहीं विकासशील थी, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनका जो आउटपुट है बोला कि लगभग 8% या उससे ज्यादा का डिक्लाइन हो सकता है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था को तोड़ने में, उसकी कमर को तोड़ने में ये काफी हद तक सक्षम है। तो ये अभी रेटिंग जारी की गई, मतलब ये अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है, इसलिए इसको क्वेश्चन में दिया गया। तो यहां से आप खुद समझ पा रहे होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका विश्व बैंक होगा। A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। आइए यहां देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, विक्टिम ऑफ एग्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर इसका पूरा मतलब समझ लेते हैं हिंदी में। इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इनोसेंट चिल्ड्रन, इनोसेंट मतलब मासूम, है ना। विक्टिम ऑफ एग्रेशन, यानी कि शिकार, वो मासूम बच्चे जो दूसरे के एग्रेशन का शिकार हुए हैं, दूसरों के गुस्से और क्रोध का शिकार हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में कुछ कथन दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, 1982 में जब लेबनान युद्ध हुआ तो जो बच्चे वहां पर बिना गार्जियन के हो गए, उनके ऊपर काफी अतिक्रमण हुआ, उनका बड़ा शोषण हुआ, शारीरिक, मानसिक, है ना, हर तरीके का उनका बौद्धिक शोषण हुआ। तो
उसको आधार मान करके संयुक्त राष्ट्र ने 4 जून को ये लेबनान युद्ध को आधार माना गया है। ठीक है, तो उसको आधार मान करके संयुक्त राष्ट्र ने 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो विक्टिम हुए थे एग्रेशन के, उसके रूप में मनाया जाने लगा। क्लियर है? तो अगर आप यहां समझें तो लाइन 1 तो सही है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन को इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 4 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन दूसरा जो है वो ईरान इराक युद्ध नहीं था, वो लेबनान था। ठीक है, तो यहां पर ये वाला लाइन गलत है, लेबनान युद्ध था। तो इस प्रकार अगर आप समझें तो पहला लाइन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर स्वदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। स्वदेश, अब ये जो स्वदेश है ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या है ध्यान दीजिएगा। यस से स्किल्ड, डब्ल्यू से वर्कर, ए से अराइवल, डी से डेटाबेस, फॉर ई से एम्प्लॉयमेंट, एस से सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, वंदे भारत मिशन के तहत हम लोगों ने दूसरे देशों से फंसे हुए, जो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में फंसे हुए थे, उनको वंदे भारत मिशन के तहत हम लोग हवाई जहाज भेज करके मंगाए थे। ठीक, तो जो लोग आए उनको जाते समय एक कार्ड भरना था, उसी कार्ड को स्वदेश कार्ड कहा गया था। अच्छा, वो जब कार्ड भर रहे हैं तो बात समझिए क्या होगा कि जो लोग भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि दे आर स्किल्ड, है ना, वो स्किल्ड होंगे ही होंगे, उनके अंदर कुछ न कुछ कौशल होगा, तभी वो बाहर गए। अब उनके फॉर्म भर देने से हमारे देश में कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है और मान लीजिए उनका कांटेक्ट दूसरे देश में जहां रह रहे हैं वहां पर है, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, यानी कि जो मांग और पूर्ति का जो मिसमैच है उसको हम मैच कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो कार्ड उनको भरना था उसी को स्वदेश कार्ड कहा गया था। और ध्यान देंगे मेरी बात, इसको संचालित किया जा रहा है 3 डिपार्टमेंट द्वारा मिलकर के, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, उद्यम और कौशल विकास मंत्रालय, दूसरा उड्डयन विभाग द्वारा, और तीसरा हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा। यानी कि तीनों मंत्रालय मिल करके इसके पीछे लगे हुए हैं। क्लियर है? और ये स्वदेश मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग आए थे देश में, उनको ये फॉर्म भराया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप समझें तो पहला बोलता है इसका उद्देश्य वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करना है। सही है। दूसरा बोलता है यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो तीनों की संयुक्त पहल है, ये भी सही है, इसलिए सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो अगर आप यहां समझें थोड़ा सा तो ऑटोमेटिक ये दोनों क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, एक भारत सरकार और भूटान के बीच में एक MOU साइन होने के लिए प्रस्तावित है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दोनों के बीच समझौते के लिए जो जो मेमोरेंडम होंगे, जो कायदे कानून होंगे, वो ज्ञापित किया गया है। ठीक है, जिसमें वायुमंडल मतलब वायुमंडल के अंदर पूरा कैसे उसको
इस तरह का बनाया जाए एनवायरनमेंट को कि दोनों देशों के लोगों को फायदा हो, जिसमें वायु, कचरा, रासायनिक प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। बोला कि जिस दिन हस्ताक्षर हो जाएगा उस दिन से 10 वर्षों तक ये लागू रहेगा। क्लियर? ध्यान देंगे, इसको समझते हैं कि भारत का सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भूटान का नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन, इन दोनों ने 2013 में पहले ही एक समझौता किया था, जो समझौता 3 साल तक चला। 2016 में यह समाप्त हो गया। अब उसके बाद से समझौता इस पर नहीं हुआ। तो जो समझौता हुआ था 4 साल के लिए पहले, 2013 से 2016 के लिए, उसके जो बेनिफिट निकल करके आए उसको नज़र में, उसको ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान की दोनों सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों सरकारों ने जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप समझें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दी है। सही है। दूसरा बोलता है यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा और 10 साल की अवधि तक के लिए लागू रहेगा। यह भी सही है। तो दोनों सही होने के कारण सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, बोलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहां स्थित है। देखिए, किसी पोर्ट का नाम बदलने का अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के पास होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो कोलकाता पोर्ट था, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया। ये जो कोलकाता पोर्ट था वो भारत में एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो नदी पर बना हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। एक वकील भी थे, बैरिस्टर, और उनका जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण उन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई 1951 में, जनसंघ नाम से। वही जनसंघ बढ़ते बढ़ते आज भाजपा बना है, भारतीय जनता पार्टी बना है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी जगह के पोर्ट को बदल दिया गया हो किसी व्यक्ति के नाम पर। इसके पहले भी जो भी पोर्ट थे वो जगहों के नाम पर थे, उनको बदल करके लोगों के नाम पर किया गया जो हमारे देश में कुछ अच्छा किए थे। तो नहावा सेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बदल दिया गया पहले 1989 में ही। फिर तूतीकोरन पोर्ट को चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया। एन्नोर पोर्ट को जो है के कामराज पोर्ट कर दिया गया। फिर 2017 में कांडला पोर्ट को पंडित दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सिलसिला काफ़ी पहले से ही 1989 से ही शुरू हो चुका था कि स्थलों के नाम पर जो पोर्ट बने हुए थे उनको किसी व्यक्तित्व के नाम पर पोर्ट बना दिया जाए। ठीक है, तो अभी कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के रूप में मान्यता मिली है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि एकमात्र नदी बंदरगाह भारत में है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा अगर लगा हो
तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।